गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? चलिए, सब अच्छे से हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमने बायोसेवर्ट नियम पढ़ा, हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का फार्मूला हम आज देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये अब मैंने आपको समझाया था कि जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हमने बोला था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब यदि मान लो पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मौजूद हो, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, अब यदि इसमें कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, उस बल का हमें मान ज्ञात करना है कि यदि इस चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से मौजूद है, यदि इसमें कोई कण प्रवेश करता है तो उस पे ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो ऑब्वियसली लगाएगा, लेकिन वो क्या लगाएगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए, कृपया करके यदि आपको पूरा समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। 101% आपको आज समझ में आ जाएगा कि किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो कोई आवेशित कण है आपके पास, ठीक है, जिसका परिमाण क्या है? तो जिसका परिमाण क्या मान लिया? Q। वह कितने वेग से? V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो उस पर क्या लगेगा बल? तो उस पर लगने वाला बल, ठीक है, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देख लो आप, इस प्रकार से है। इसमें कोई कण है, आवेशित कण, जिसका परिमाण क्या मान लिया हमने? Q। वो कितने वेग से प्रवेश कर रहा है? V वेग से। ये उसकी वेग की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए कितना कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है? वो थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। तो ये जो आवेशित कण है, इसकी जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना के जा रही है? थीटा कोण। तो हमें बताना है, इसमें अपन थोड़ा सा करेक्शन कर दें, थीटा को इसी में ऐड कर दें। वो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, तो इस पे जो बल लगता है, किस पे? इस कण पे। इस कण पे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ क्या लगेगा? बल। तो ये जो बल होता है ये क्या होता है? तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि ये जो वो इस आवेश के परिमाण के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल टू Q। आवेश का परिमाण क्या है? Q, इसके समानुपाती होता है। समीकरण 1। दूसरा, ये जो बल है ये इस चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा? समानुपाती। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। तो क्या लिखना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? जो पहले से है, और हमारा कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा उसने, और कितने वेग से प्रवेश करा? V वेग से। तो उसकी डायरेक्शन हो गई ये इस डायरेक्शन, और कितना एंगल? थीटा। तो ये एक तो इसके परिमाण के गुणन, परिमाण के समानुपाती होता है ये बल। ठीक है, परिमाण के समानुपाती का मतलब ये है कि आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उस पर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा प्रबल होगा
उस कण पर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये होता है आपके v साइन थीटा के समानुपाती। अब v साइन थीटा क्या होता है, v का मतलब तो आप समझ गए वेग। तो देखिए, यदि मैं इस v के यहाँ पे दो घटक बांट दूं, ये लंबवत हो जाएगा और ये क्षैतिज, ठीक है। अब एंगल के विपरीत, समझना बात को ध्यान से, एंगल के विपरीत जो घटक आता है वो क्या आता है, v साइन थीटा। और एंगल की तरफ कोण इधर बन रहा है, कोण की तरफ जो आता है वो क्या आता है, v cos थीटा। यानी एंगल की तरफ जो घटक आएगा वो v cos थीटा, और एंगल के अपोजिट यानी विपरीत डायरेक्शन में क्या आएगा, v साइन थीटा। तो ये जो v साइन थीटा है ये क्या है, ये लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत। तो ये इसके समानुपाती होता है। तो अगली कंडीशन क्या आ गई, F समानुपाती v साइन थीटा। ये सारी बातें प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुई है। अब इन तीनों समीकरणों को हम मिला देते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ध्यान देना, पहला क्या है Q, दूसरा है B, तीसरा है v साइन थीटा। तीनों के क्या होता है, ये समानुपाती। चलो तीनों को आपने मिलाया तो क्या है, बताओ जल्दी से, Q, B और v साइन थीटा। इसको अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या लगेगा, बराबर, यानी और एक कांस्टेंट लग जाएगा k। इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूँ, Q फिर v फिर b फिर साइन थीटा। k का मान क्या मान लिया अपन ने, 1। तो ये क्या आ गया आपका, F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। अब इसका सदिश रूप लिखना हो तो आप क्या कैसे लिखोगे, देखो इधर, इसका सदिश रूप F वेक्टर बराबर Q बाहर आ जाएगा, फिर अंदर क्या है V और B, तो V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्रॉस क्यों लगा, तो आपको पता है एक सूत्र, कौन सा सूत्र, यदि AB साइन थीटा होता है तो इसका मतलब क्या है, A क्रॉस B, यानी ये जो दोनों सदिश है इनका कौन सा गुणा हो रहा है यहाँ पे, सदिश। और यदि यहाँ cos थीटा आता है तो इनका गुणा होता है अदिश, तो यहाँ पे आ जाता है डॉट। तो क्रॉस गुणे के लिए यानी सदिश गुणे के लिए लग जाएगा क्रॉस और अदिश गुणे के लिए लग जाएगा डॉट। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, इसलिए हमने लगाया इनके बीच में क्रॉस। समझ गए बात को। चलिए इनका सदिश रूप आ गया। अब मुझे इसकी कुछ स्थितियाँ देखनी है। स्थितियाँ कैसे देखनी है वो समझो आप। मान लो स्थिति नंबर फर्स्ट, किस प्रकार से, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और इस कण के चलने की दिशा यानी इसके वेग की डायरेक्शन भी यही है। तो अब आप बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कण की चलने की दिशा होगी, यानी कण का वेग और उसका चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। तो उस कण पे इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल क्या लगेगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अपन एक रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिस दिशा में गाड़ी जा रही है अपन भी उसके पीछे ही जा रहे हैं, तो कोई जबरन अपने ऊपर बल लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। वो उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, अपन भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक के पीछे एक या एक के पास में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो किसी तरह का कोई फोर्स लग रहा है क्या वहाँ पे, कोई वाहन आपको टक्कर मार के फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ थीटा का मान क्या आएगा, 0। अब ये थीटा की वैल्यू यदि अपन यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान कितना आएगा, साइन 0 का मान 0, 0 का गुणा इससे QV से हुआ तो इसका पूरे का सफाया हो गया। तो F बराबर क्या आया, तो F बराबर आया 0, यानी बल क्या लगेगा यहाँ पे, 0। कंडीशन क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। ये है आपकी स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति सेकंड इधर समझिए। स्थिति नंबर सेकंड, ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हो गई आपके कण के वेग की दिशा, ठीक है। अब एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र यदि इधर है तो कण का वेग यानी इसकी डायरेक्शन इधर है।
एक ही लाइन में है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। यानी इस प्रकार से समझो इसको, ये हो गया। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इधर यह क्या है, ये वेग। अब इनके बीच में आप एंगल देखो कितना बन रहा है, 180, 180 का बन रहा है ना। बोले डायरेक्शन अलग है लेकिन ये तो एक ही लाइन ना, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 180 साइन 180। यानी इस सूत्र में मान रखेंगे ना अपन, तो थीटा की जगह 180 रखेंगे हम, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा की जगह 180 रखा तो साइन 180 का मान भी क्या आएगा, 0। तो उस कंडीशन में भी बल क्या हो गया, 0। अब समझो इस बात को, मान लो एक ही रोड है, एक पट्टी में वाहन इधर जा रहे हैं, दूसरी पट्टी में इधर आ रहा है, रोड एक ही है, तो क्या दोनों वाहन एक दूसरे को टच करके कोई फोर्स लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। एक ही लाइन है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग होगी तो भी ये चुंबकीय क्षेत्र इस कण के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाएगा, तब भी बल का मान क्या आएगा आपका, 0। अब स्थिति नंबर 3, यदि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये है, यदि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये है कण का वेग की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90। यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत। ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये है कण के वेग की डायरेक्शन, है ना, कण जिस दिशा में बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र और कण का वेग दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये लंबवत। यानी इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। यदि मैं थीटा का मान क्या मान लेता हूँ, यहाँ 90 है, तो यदि मैं मान इस सूत्र में रखता हूँ थीटा बराबर 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या आएगा, F = QVB। ये आता है साथियों इसका कौन सा मान, अधिकतम मान। और अधिकतम मान के लिए मैंने क्या लिख दिया इस पे, मैक्सिमम। इस कण पे अधिकतम बल कब लगेगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गुजरेगा, लंबवत। यानी ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका कण ए से प्रवेश करके सीधा जाएगा, सीधा, तो सीधा जा रहा है मतलब चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत। उस कंडीशन में इस कण पर इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल अधिकतम लगेगा। किस कंडीशन में, जब ये कण इस चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गुजरेगा, लंबवत। कैसे गुजरना चाहिए, लंबवत। उस कंडीशन में इस पे बल अधिकतम लगेगा। अब कोई पूछे आपसे कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लग रहा है, ये तो आ गई बात हमें पूरी समझ में, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहेगा, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, ये। इसका यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या करोगे, देखो फार्मूला क्या है अपना, फार्मूला है अपना F मैक्सिमम बराबर QVB। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर F के बटे में क्या चला जाएगा, QV। ये मान कितना अपना, मैक्सिमम अधिकतम है, ठीक है। तो B बराबर, अब यदि यहाँ पे क्या कर लिया जाए, यदि यहाँ पे इस आवेश का परिमाण यानी इसका मान कितना मान लिया जाए, 1 कूलाम, और इस कण का वेग कितना मान लिया जाए, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों एक एक हो जाए, यानी इनका मान एकांक हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ B बराबर F मैक्सिमम। यानी कोई आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस आवेश का परिमाण 1 कूलाम हो और उसकी चाल यानी उसका वेग कितना हो, 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस पर जो अधिकतम बल लगता है वो किसके बराबर होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बल के क्या हो जाएगा, बराबर। किस कंडीशन में, कि जब कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के कैसे प्रवेश करे, लंबवत। लंबवत का मतलब मैंने अभी आपको स्थिति 3 में बताया ना कि थीटा कितना होना चाहिए, 90। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। दूसरी बात, उस आवेश का परिमाण कितना हो, 1 कूलाम, और उसका वेग कितना हो, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो उस आवेशित कण पर जो अधिकतम बल लगता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, बराबर, ठीक है। ये इतना आप सीख गए। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र जो आया है इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका विमी सूत्र क्या होगा,
और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यदि आपको मैं बता दूं अभी से कि टेस्ला होता है, तो एक टेस्ला की डेफिनेशन क्या होगी, ये परीक्षा में छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती है। तो आप इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसका मात्रक, इसका सूत्र और एक टेस्ला की डेफिनेशन कैसे दोगे, उसके लिए वीडियो आगे देखिए आप। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में, आप चाहो तो इसे नोटबुक लेके या कॉपी लेके बैठे हो तो उसमें उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन इस चुंबकीय क्षेत्र का यानी बी का अपने को क्या निकालना है, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक निकालने के लिए क्या करना है आपको, अपना अभी सूत्र क्या आया था, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसी को ले लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। मैंने अभी मैक्सिमम मान नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैं केवल फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B बराबर ये क्यू वी साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो F अपान क्यू वी, F बराबर क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे मात्रक निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मात्रक निकाल रहा हूँ मैं, कौन सा मात्रक निकाल रहा हूँ, SI। तो यदि मैं यहाँ पे F का मात्रक लिखूँ तो F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और थीटा को क्या मान लूँ मैं, 90, तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, B बराबर, ऊपर आ गया आपका न्यूटन मीन्स N से शो करते हैं, आवेश का क्या होता है कूलाम यानी C से शो करेंगे, वेग का क्या होता है आपका, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और साइन थीटा का मान क्या हो गया, साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब देखिए इधर ये कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। ठीक है, सभी जानते हैं, क्योंकि धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर धारा गुणित समय। आवेश को कैसे दर्शाया हमने, कूलाम, धारा का क्या होता है एम्पियर मीन्स A, और समय का क्या होता है सेकंड। तो हम C की जगह क्या लिख सकते हैं, तो B बराबर N अपान, ये C की जगह क्या लिखा, S इंटू मीटर प्रति सेकंड को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, M अपान S यानी मीटर प्रति सेकंड, S सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो B बराबर क्या आ गया, न्यूटन, और नीचे क्या आ गया आपका एम्पियर और मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आपका SI मात्रक, और इस न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही क्या बोला जाता है, टेस्ला। क्या बोला जाता है, टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ही क्या है, टेस्ला। अब आपसे पूछा क्या है कि एक टेस्ला को परिभाषित करो, आप किसको परिभाषित करो, एक टेस्ला को। तो एक टेस्ला को परिभाषित कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, इतना आप निकालना सीख गए। अब बल को मान लो आप 1 न्यूटन, आवेश को मान लो 1 कूलाम, वेग को मान लो 1 मीटर प्रति सेकंड। ये सारे मान हमने यहाँ एक एक रख दिए, तो 1, ये भी कितना आपका 1। ठीक है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, यानी कुल मिला के ये आ गया 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मीन्स ये आ गया आपका 1 टेस्ला। ऐसा बिंदु, अब ये क्या आ गया आपका, B बराबर 1 टेस्ला। ठीक है, अब 1 टेस्ला को परिभाषित करना है, तो ऐसा बिंदु जिस पर 1 कूलाम का आवेश, कौन कौन सी बातें ऐड करना है कर दो आप यहाँ से। आवेश का मान कितना, 1 कूलाम, उसका वेग कितना होना चाहिए, 1 मीटर प्रति सेकंड, कैसे प्रवेश करना चाहिए, लंबवत, तो उस पर कितना बल का अनुभव करेगा, वो कितने बल का अनुभव करेगा, 1 न्यूटन बल का। तो उस बिंदु पर वो जितने बल का अनुभव करता है वो कितना रहेगा, 1 न्यूटन बल का। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 1 टेस्ला। यानी यदि किसी बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत गति करते हुए, कैसे गति करते हुए, लंबवत गति करते हुए 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, 1
न्यूटन बल का अनुभव करे तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में, इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ, क्या परिभाषा आएगी? यदि एक कूलाम का आवेश, ध्यान देना, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दो, यदि किसी बिंदु पर, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सावधान अच्छी रहे, मतलब आपको थोड़ी सरलता रहेगी। यदि किसी बिंदु पर एक कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत गति करने पर 1 न्यूटन बल का अनुभव करे तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। कितना होगा? 1 टेस्ला होगा। कि मान लो मैंने कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु पे कोई 1 कूलाम का आवेश, इस आवेश का परिमाण कितना है? 1 कूलाम। ये 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करे? लंबवत प्रवेश करे। तो इस पे जो बल लगेगा उस बल का परिमाण भी कितना होगा? 1 न्यूटन। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा? 1 टेस्ला। फिर से एक बार और ध्यान से देखिए, यदि किसी बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश करे या लंबवत गति करने पर कितने बल का अनुभव करे? 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 1 टेस्ला। तो यहाँ से आप 1 टेस्ला की परिभाषा आराम से दे सकते हैं। आपको केवल क्या करना है? आवेश का परिमाण भी 1 मान लेना है, बल भी 1 न्यूटन, वेग भी 1 मीटर प्रति सेकंड। कि यदि किसी बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का आवेश? 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कितने वेग से आ रहा है? 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत। मतलब इसकी गति क्या हो गई? लंबवत। तो 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत गति करने पर कितने बल का अनुभव करे? 1 न्यूटन बल का अनुभव करे। तो उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? उस बिंदु पर जहाँ पे वो प्रवेश कर रहा है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 1 टेस्ला। तो इस तरीके से आप 1 टेस्ला को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी सब कुछ पॉसिबल हो रहा है इस सूत्र से। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा एक बल के बारे में बताता हूं। अब बात करते हैं हम एक बल की जिसका नाम है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, इस प्रश्न को लॉरेंज बल के नाम से भी पूछा जाता है कि लॉरेंज बल का सूत्र स्थापित करो। लेकिन लॉरेंज बल में क्या होता है? देखो, कण, यानी मान लो एक तार है, इस तार में क्या बह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेशित कण हुआ ना। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? यूनिट 1 में 2 में पढ़ा हमने, विद्युत क्षेत्र। यूनिट 2 में पढ़ा है हमने कि जब कोई आवेशित कण किसी चालक तार में मूवमेंट करता है तो उस आवेशित कण पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और फिर हमने पढ़ा था कि वो जो कण है वो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, वो एक और कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब यहाँ पे 2 क्षेत्र काम कर रहे हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र E और एक हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र B। अब इन दोनों क्षेत्र में कोई कण आ जाता है, आवेशित कण, तो फिर उस पर तो 2 बल लगेंगे। तो यानी किसी गतिमान आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण लगने वाले बल को क्या कहेंगे? लॉरेंज बल। ध्यान रखना साथियों, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, दोनों की यदि विद्युत क्षेत्र, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ
यदि किसी आवेशित कण पर या जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के मध्य प्रवेश करता है तो उस पे जो बल लगता है वो बल कहलाता है लॉरेंज बल। ठीक है, अब लॉरेंज बल का मान निकालने के लिए क्या करना है, देखो इधर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगा बल कितना होगा उस पर, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगे बल का फार्मूला क्या होता है, F = QE, F वेक्टर बराबर Q × E वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको दे दो आपके क्षेत्र द्वारा लगा बल, अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र ने कितना बल लगाया था, तो ये लगाया था ना आपका F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अधिकतम मान यही आया था। तो ये लिख दो आप यहाँ पे F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हम बोल रहे हैं कि इस कण पे ये दोनों तरह के बल लग रहे हैं, इस कण पे दोनों तरह के बल लग रहे हैं। जब उसमें अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का बल भी लग रहा है और विद्युत क्षेत्र का बल भी लग रहा है। जब उसको हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर विद्युत क्षेत्र का बल भी कार्य कर रहा है, और जब हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा हुआ बल भी कार्य कर रहा है। एक तो उसका खुद का विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगा है, तो ये दोनों बल कार्य कर रहे, मतलब टोटल जो नेट बल आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, लॉरेंज बल। तो नेट बल कितना हो जाएगा, नेट है ना कुल, तो नेट बल हो जाएगा आपका, इसको चलो इसको मैं मान लेता हूँ FE, इसको मान लेता हूँ FB, तो नेट बल हो गया आपका F, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो इसका मान क्या है QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ से Q को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया E वेक्टर प्लस, इसको बड़ा कोष्टक ले लो यहाँ पे, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये उस कण पर लगने वाला नेट बल है, मतलब उस कण पे दो तरह के बल लगेंगे। क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा आपका विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल जो अभी हमने मान निकाला है, जिसका अधिकतम मान क्या आता है QVB, F = QVB, ये लगता है आपका चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो उस कण पर वहाँ पे दो तरह के बल लगेंगे, एक विद्युत क्षेत्र का और एक चुंबकीय क्षेत्र का। तो किसी गतिमान आवेशित कण पर जब वो गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे ये दो तरह के बल लगते हैं, और इन दोनों तरह के बल के योग को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल नाम क्यों दिया, क्योंकि वैज्ञानिक लॉरेंज ने इसके बारे में हमें बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र बल, दोनों बल के योग को ही क्या बोलते हैं हम, लॉरेंज बल। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉरेंज बल की परिभाषा और सूत्र लिख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये भी बता दिया मैंने आपको, किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल कहाँ पे, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान भी हमने देख लिया, और विद्युत बल हम पहले से जानते हैं, ये दोनों बल उस कण पे लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉरेंज बल। याद रहे जब ये दोनों बल लगेंगे तो वो लॉरेंज बल कहलाएगा। ये वीडियो आपको शुरू से आखिरी तक पूरा देखना है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी टॉपिक से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे किसी चालक पर लगने वाला बल। जब वो चालक कहाँ रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक पर लगने वाला बल। हमने अभी क्या पढ़ा, किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। ठीक हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।